जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आज इंशाल्लाह हम बैड एंड डाउटफुल डेट की रिवीजन परफॉर्म करेंगे और कुछ इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन की भी रिवीजन होगी। तो ये आज का टारगेट है। होप सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फाइनल अकाउंट फिर शुरू कर देंगे। एक्रूवल हमारा हो चुका, डिस्कशन हमारी बुक्स ऑफ प्राइमरीज के ऊपर डिस्कशन हो चुकी, चैप्टर 1 से रिलेटेड अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह के ऊपर अभी डिस्कशन रहती है। बेसिक हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली थी, जर्नल एंट्रीज वगैरह। सम चैप्टर 1 की थ्योरी उसकी डिस्कशन भी पेंडिंग है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेंडिंग है, अकाउंटिंग इक्वेशन के एमसीक्यूज पेंडिंग है। तो वो साथ साथ हो जाएगा, लेकिन हमें जल्द अज जल्द फाइनल काउंट पर पहुंचना है और फाइनल काउंट में उस तरीके से पहुंचना है कि आपको मैं अपने लिहाज से क्या, अकाउंटिंग के लिहाज से रिवीजन थोड़ी सी करवा दूं और फिर हम 2 3 4 दिन फाइनल काउंट की अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकें। पेपर भी जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है और आपकी क्लासेस को भी फास्ट करना है। देर आर चांसेस कि मैं किसी दिन, संडे वाले दिन भी हो सकता है शायद क्लास कर लूँ, शायद क्या नाम है, मंडे की मॉर्निंग को में भी क्लास रख लूँ। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बैड एंड डाउटफुल डेट बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उस पर बेस कर रहा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जी, एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, एसेट एंड इनकम
नॉट ओवर स्टेटेड, ज्यादा ना हो। और साथ कहता है दूसरी चीज कहता है लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस नॉट अंडरस्टेटेड, ये कम ना हो। इसके साथ साथ ही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जी जो लॉसेस होते हैं एंटीसिपेटेड, उम्मीद है कि जी लॉस हो जाएगा, उसको फौरी तौर पर रिकॉग्नाइज करो, फौरी तौर पर। और ऑन अदर हैंड एंटीसिपेटेड जो इनकम है, गेन है, इनको सिर्फ सिर्फ तब करना है जब ये एक्चुअली में इनकर होगा। तो एंटीसिपेटेड लॉस जो हमें एस्टिमेटेड बेसिस पर लॉसेस होने जा रहे हैं, जो कि डाउटफुल डेट है, ये है एस्टिमेटेड लॉस। एक है इसी के अंदर एक्चुअल लॉस, एक्चुअल बैड। तो फिर जो एक्चुअल बैड हैं उनको क्या किया जाए, वो तो हम लिख ही देते हैं, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट हम तो सफास्ती से मिटा ही देते हैं। लेकिन जो एस्टिमेटेड हैं, अंदाजा है कि जी हो जाएंगे, उनको फौरी तौर पर लिखना। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाती है, ये डाउटफुल डेट डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, या फिर इसका दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। अलाउंस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बोलते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि जी कुछ हमारे पास डेटर्स आ रहे थे से 1,70,000, इसमें हमने एक प्रोविजन की से 18,500, एक सीडी बनाया। एक डेटर के बैलेंस से एक सीडी से दूसरा सीडी वर्कआउट होता है। फ्रॉम दिस सीडी अलाउंस सीडी इज बीइंग वर्कड आउट। कैसे होता है ये देखते हैं। यहां से हमें एक प्रोविजन मिली। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की नेचर क्रेडिट है। इसको कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी बोला जाता है, एसेट के अकाउंट को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने सफा हस्ती से तो मिटाना नहीं है डेटर्स को। चले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ओपनिंग 0 है, 1,00,000 की हमने सेल की, 70,000 हमें कैश मिल गया, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। और एक्चुअल बैड हो गए, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट, हमारा सीडी आ गया। ये जो बैड डेट हैं ये हमारे एक्चुअल बैड के अकाउंट में चले जाएंगे। बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे ये 5,000 आ जाएगा पहले साथ के, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। इसके अलावा हमें इन 25,000 के ऊपर कुछ डाउट होगा। इन 25,000 के ऊपर जो डाउट होगा उसके अगेंस्ट हमने कुछ अलाउंस बुक करना है कि अंदाजन कितना डाउट है। तो वो हमारी कैलकुलेशन होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मालूम करने का फार्मूला है कि डेटर का जो बैलेंस होता है उसको रेट ऑफ प्रोविजन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी आ जाता है। डेटर के बैलेंस सीडी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सीडी आ जाता है। तो ये हमने
वर्कआउट किया, ये 2500 आ गया। हमें शक है कि 2500 हमारा अगले सालों में या अगले साल में मारा जाएगा, जिसको फौरी तौर पे बुक करना है, एंटीसिपेटेड लॉसेस है। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है प्रूडेंस के साथ जुड़कर, वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस साल की सेल है, रेवेन्यू है, उस साल से रिलेटेड एक्सपेंस उसी साल में रिकॉर्ड करें। तो अब सेल मैंने की इस साल में, तो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंस मुझे इसी साल में बुक करना है, ईयर 1 में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत भी मुझे काम करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक अदद एक्सपेंस बुक कर देता हूं, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट। बैलेंसिंग अमाउंट आता है, जर्नल एंट्री ये बनती है। या डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है। अलाउंस उसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है। अगर क्रेडिट नेचर पर है तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और इंक्रीज करता है। 2500 से ये बढ़ गया। ये 2500 हमने यहां पर लिखा कि जनाब डाउटफुल डेट जो है इसकी हमने प्रोविजन कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। मेरा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में बैलेंस 7500 चला जाएगा पहले साल। अगला साल आएगा, बीडी हुआ, फिर मैंने इस साल में सेल की, कुछ कैश आया, कुछ मैंने डिस्काउंट्स दे दिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट, या फिर सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। दो तरह से हमारी डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पॉसिबल है। यहां से सीडी आ गया। अब इस सीडी के ऊपर वंस अगेन वही कहानी आनी है। इस साल में हमारे एक्चुअल बैड कोई नहीं हुए, एक्चुअल बैड निल है, कुछ भी नहीं है। बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट की एंट्री पास नहीं हुई। लेकिन हमने कहा कि कुछ ना कुछ तो प्रोविजन होगी। ओपनिंग हमने 2500 किया बीडी, और हमने 80,000 क्लोजिंग के ऊपर 5% ले लिया, जो कि बना 4,000। बीडी मेरा 2500 था और सीडी मेरा 4,000 था। बीडी से सीडी पर पहुंचाने के लिए मुझे जनरल एंट्री पास करनी थी और मुझे इंक्रीज करना था। तो मैंने मजीद बैड एंड डाउटफुल डेट को इस साल में भी एक्सपेंस किया, और मेरा बैड डेट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट इस साल में 1500 की एंट्री हुई। इस साल में प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज मैं करूंगा 1500। नेक्स्ट मजीद आगे बढ़ते हैं। अगले साल फिर मेरा बीडी आ गया, मैंने इधर भी बीडी लिख दिया। मजीद सेल होगी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कुछ रिकवरी होगी, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कुछ मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट या फिर सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, और मेरा क्लोजिंग आ गया। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। ये क्लोजिंग आया 2/10 का, इसके ऊपर वंस अगेन मुझे अगले साल क्या करनी है, प्रोविजन करनी है कोई एस्टिमेटेड रेट के ऊपर। ये रेट चेंज भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इसके अलावा एक जनरल रेट होता है, ये हमारा जनरल रेट है। स्पेसिफिक रेट्स भी होते हैं, कोई ज्यादा डाउटफुल होता है, कोई कम डाउटफुल होता है। तो 10,500 हमने बुकिंग की। अब वंस अगेन ये इंक्रीज 6,500 से हो रहा है।
तो इंक्रीज की एंट्री फिर हमने सीख ली, इंक्रीज इन अलाउंस की, कि बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। अलाउंस की नेचर क्रेडिट है, ये बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा। आखिरी साल आया, बीडी मेरा आया 2/10, मैंने सेल की, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, और मेरा बैलेंस 2 लाख रह गया। अब इस साल में अच्छा साल गया, मेरी प्रोविजन डाउटफुल कम है, डाउटफुल कम है, तो मैंने 2 लाख के ऊपर क्या किया, 3% प्रोविजन की, 6,000 आ गया। ओपनिंग मेरा 10,500 था। अब 10,500 से मुझे पहुंचाना है इसे 6,000, कम करना है। कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी, प्रोविजन डेबिट और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अलाउंस को डेबिट कर देंगे और बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। अलाउंसेस हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। जनरल एंट्रीज के ऊपर पहले बात करते हैं। एक्चुअल बैड की एंट्री होगी बैड एंड डेबिट डेटर क्रेडिट। इंक्रीज इन अलाउंस की बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, या फिर इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। डिक्रीज इन अलाउंस की, इसके रिवर्सल अलाउंस डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। फिर एक चीज आती है, पिछले सालों में बैड हुए, पिछले सालों में बैड हो चुके हुए हैं, उसको कैसे डील करना है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। हमने एक साल में किए बैड डेट, ये हमारे पास डेटर था ए, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट किया हमने। हमारे पास एक बंदा था जिससे हमने 3,000 लेने थे। हमने इसको कहा कि ये अब पैसे नहीं दे रहा, 4 साल हो गए हैं, इससे पैसे रिकवर नहीं हुए, लिहाजा हम इसे क्या कर दें, बैड डेट कर दें। बैड डेट हमने किया इसको और इसे एक्सपेंस में भेज दिया। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ गया ये 3,000 रुपया, और किताबों से सफास्ती से हमने इस डेटर को मिटा दिया। एक साल गुजरा, अगला कुछ नहीं हुआ। उससे अगले साल ये बंदे को पता नहीं क्या सूझी, ये बंदा आया और आके हमें इसने पैसे दे दिए। 3,000 देने थे, उसने 2,500 लाकर पकड़ा दिया। उसने कहा कि ₹2,500 एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ ₹3,000। अब मैं तो उसको सफास्ती से मिटा ही चुका हूं। अब जब भी आएगा कैश तो मेरे पास डेबिट होगा। व्हाट शुड बी क्रेडिट? लेट्स अज्यूम अकाउंटेंट, बड़ा शहजादा सा अकाउंटेंट है, उसने एंट्री पास कर दी कि डेटर से पैसे लेने थे। उसने एंट्री पास कर दी बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट 2,500। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये, ऐसे लगेगा कि मैंने अब इस डेटर के पैसे देने हैं। ये हो गई रॉन्ग एंट्री। ये वाली एंट्री अक्सर हमें मिलेगी अगर हम फाइनल काउंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो। फाइनल काउंट में इस तरह की एंट्रीज आराम से दी जाती हैं, दी जा सकती हैं, कि अकाउंटेंट ने इसे लिख कहां पर दिया है, रिकॉर्डेड इन द डेटर अकाउंट। कैसे लिखा होगा, रिकवरी ऑफ डेटर includes a debt, recovery of
rupees 2500 of a debtor. A includes recovery of debtors. ओहो, यहाँ पे नहीं. Recovery of debtors include a debt which was previously write off in last year, ₹2500. अब इस लाइन का मतलब है ये जो रिकवरी थी, जो एंट्री पास होती है, टोटल कैश या बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, तमाम डेटर्स की रिकवरी के अंदर एक ₹2500 हैं जो कि क्या हो गए हैं, इस गलत एंट्री के साथ पास हो गए हैं. अब हमने इसको करना है ठीक. एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, ये तो रॉन्ग एंट्री है. एक्चुअल में होनी क्या चाहिए, एक्चुअल में होनी चाहिए एंट्री, पिछले सालों में हमने इसे किया था एक्सपेंस आउट, अब हम इसकी क्या कर दें, रिवर्सल. दो तरह से हमें एंट्रीज सिखाई जाती हैं, दी जाती हैं. एक ऑप्शन है हम क्या करें, एक्सपेंस की रिवर्सल, और दूसरी ऑप्शन हमें सिखाई जाती है कि हम एक्सपेंस की रिवर्सल नहीं कर रहे तो हम इसे क्या लिख लें, अदर इनकम के तौर पर लिख लें. तो यहां पर एंट्री हो जाती है कैश डेबिट, बैड डेट, एक्सपेंस क्रेडिट. ये है बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री. या फिर दूसरी एंट्री है कैश या बैंक डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम या खाली रिकवर्ड क्रेडिट. इन दोनों में से कोई एक एंट्री पास करनी है. अब ये है करेक्ट एंट्री और हमें करनी है ठीक, एंट्री को ठीक करना है जो कि गलत हो गई है. तो अब बड़ा ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जो सी चीज गलत हो गई है उसे रिवर्स कर दो. मींस डेटर अकाउंट गलत क्रेडिट हो गया तो डेटर को क्या कर दो, डेबिट कर दो. और होना क्या चाहिए था, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होना चाहिए था, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो. अब इसको कहेंगे हम ईयर एंड एडजस्टमेंट, और यही ईयर एंड एडजस्टमेंट हमारे फाइनल अकाउंट में अक्सर आ जाती होती हैं. डेटर डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, और ये रूटीन की एंट्री है. तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कैश डेबिट, बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस क्रेडिट, या फिर कैश डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड इनकम क्रेडिट. तो हमारे पास एंट्री हो गई बैड डेट रिकवरी की, कैश डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट. और अगर गलत एंट्री पास कर दी है अकाउंटेंट ने, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट कर दी है, तो कैश तो बिल्कुल ठीक हुआ है, रॉन्ग साइड डेटर की है. डेटर की रॉन्ग साइड को क्या कर देना है हमने, रिवर्स, इसको कर देंगे डेबिट. और चूंकि कैश तो डेबिट हो चुका हुआ है, जो गलत हुआ था वो हमने ठीक कर दिया, रिवर्स कर दिया, और जो होना चाहिए था उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया. यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि
समटाइम्स हमें एडजस्टमेंट दी जाती है कि ये वाले डेटर्स पिछले साल डाउटफुल थे या इनकी प्रोविजन हुई हुई थी जिनसे अब रिकवरी हुई है। तो उसमें अगर प्रोविजन हुई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट ही होगा। इस साल के एंड पर डेटर्स खुद ही एडजस्ट होंगे, उनके क्लोजिंग बैलेंस से खुद ही वो वर्किंग होगी और एक एडजस्टिंग एंट्री खुद ब खुद बन जाएगी। मसलन यहां पर हमने लिखा था कि रिकवरी ऑफ डेटर इंक्लूड्स अ डेट विच वाज प्रीवियसली आउट ऑफ इन द लास्ट ईयर रुपीज 2500। रिकवरी आल्सो इंक्लूड अ डेटर of rupees 5400 for which 100% provision was made in last year। पिछले साल में 100% प्रोविजन की गई थी, तो फिर क्या हुआ? 100% प्रोविजन भी की गई थी, तो इसे डेटर को सफा 80 से मिटाया तो नहीं था ना। तो फिर एंट्री इसकी सादी सी वाली ही होगी, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। इस टॉपिक की अप्रोक्सीमेटली आखिरी एंट्री, क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, नेटिंग ऑफ। अगर कस्टमर और सप्लायर दोनों सेम हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से इन दोनों को आपस में नॉक ऑफ किया जा सकता है। एक था डेटर रशीद, वही था बंदा क्रेडिटर रशीद। लेने वाले पैसे थे 5000, देने वाले पैसे थे 2000, 3000। अब आपस में सेटल कर रहे हैं, तो जोन सी स्मॉलर अमाउंट होगी उसने लार्जर वाली साइड पर जाना है, मींस स्मॉलर वाली से एंट्री पास होगी, क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट। अब नेट 2000 रुपया अमाउंट रिसीवेबल रह जाएगी। ऑन अदर हैंड रिसीवेबल 5 था, पेबल 9000 था। अब स्मॉलर वाली वैल्यू 5000 है, ये 5000 की एंट्री हो जाएगी पेबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, और कैरेट डाउन रह जाएगा अब पेबल। एंट्री हमारी यही होगी हमेशा कि अपने पेबल लायबिलिटी को भी कम कर दो और अपने एसेट रिसीवेबल इसको भी कम कर दो। अच्छा, हमारा नॉर्मल वर्किंग फॉर्मेट दो तीन तरह से डील हो सकता है। हमारे डेटर के सीडी से उसके ऊपर रेट अप्लाई करें तो प्रोविजन का सीडी वर्कआउट हो जाता है। तो डेटर का बैलेंस अगर हमारे पास टोटल आ रहा है 1,84,000,
और इसमें से कुछ डेटर्स हैं गुड डेटर्स, ऐसे डेटर जिनके ऊपर बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, तो उसका रेट ऑफ प्रोविजन 0% होगा, लेकिन बैलेंस तो है, ये लेस करना होगा हमें टोटल 184 में से। फिर एक स्पेसिफिक बंदा है जिसके ऊपर 100% शक है, 80% शक है, 90% शक है, 70, 25, 30 जो भी है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 184 जो टोटल डेटर्स हैं, इसमें से हम गुड भी माइनस कर देते हैं और इसमें से हम स्पेसिफिक भी माइनस कर देते हैं, तो जो बाकी बचेंगे वो जनरल होंगे। पर वो बैलेंस आ गया 179, इसके ऊपर जनरल प्रोविजन का रेट लगेगा। डेटर के बैलेंस को रेट ऑफ प्रोविजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोविजन की अमाउंट आ जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरी डाउन आ जाएगा। इसी को एक और अंदाज से बयान किया गया कि स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस कैसे आना है, स्पेसिफिक तो ये वाला बंदे का आ गया स्पेसिफिक, उसका तो पता है हमें। किसका नहीं पता, जनरल का नहीं पता, तो जनरल का बैलेंस निकाला, रिसीवेबल बैलेंस, इसमें बैड भी नहीं लेना, गुड भी नहीं लेना और स्पेसिफिक भी नहीं लेना, और उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी क्लोजिंग वर्किंग आ जाएगी। उसमें से ओपनिंग लेस करेंगे तो आपके पास या इंक्रीज आ जाएगी या डिक्रीज आ जाएगी। इस तरह वर्किंग करने से बहुत बेहतर है कि हम क्या करें, अकाउंट बना लें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। एक बीडी होगा, एक सीडी होगा। सीडी आप वर्कआउट करेंगे इस फॉर्मेट के तहत, फिट करेंगे, और या तो इंक्रीज आ रहा होगा, इंक्रीज आएगा तो प्रोविजन क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज आ रहा होगा तो प्रोविजन डेबिट होगा। एज एनालिसिस में भी कोई फर्क नहीं है, इधर भी डेटर के बैलेंस से रेट ने मल्टीप्लाई होना है, एज एनालिसिस आ जाएगा तो भी डेटर के बैलेंस से रेट नहीं मल्टीप्लाई होना है। फर्क क्या है फिर, फर्क ये सिर्फ ये है कि जी डेटर को अगर डे वाइज कर दिया जाए कि कौन कितना पुराना है, तो ज्यादा पुराने वाले के ऊपर ज्यादा प्रोविजन, कम पुराने वाले के ऊपर कम प्रोविजन, तो वो डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट स्लैब रेट्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। अब यहां पर एक है शॉर्टकट। एक रूटीन का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बैड डेट एक्सपेंस या बैड डेट चार्ज फॉर द ईयर क्या होगा। मेरे नज़दीक तो बैड डेट का अकाउंट ही बनाना चाहिए, उसकी रीज़न के अगले लेवल्स के ऊपर ये बैड डेट का अकाउंट ही काम आना है, और साथ इसके प्रोविजन का अकाउंट बना दिया जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। और फिर एक वर्किंग की जाए, एक एंट्री बनती है बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये हो गए बैड डेट रिटर्न ऑफ, सफासी से मिटा दिया। एक आ सकती है कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, ये आपकी आ गई बैड डेट रिकवरी की एंट्री। एक इंक्रीज आ सकती है या डिक्रीज इन प्रोविजन आ सकती है, तो अगर बीडी ये है, सीडी
बढ़ रहा है, तो 20 की एंट्री ये क्रेडिट होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। ये बैड है डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट हो जाएगा। ऑन अदर हैंड, अगर एंट्री है कि बीडी हमारा 15 है और सीडी हमारा 7 का है, तो अब 8 से हमारी प्रोविजन लेस हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। फिर ये 8 इधर डेबिट होगा, 8 इधर क्रेडिट हो जाएगा। और एंड पर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नेट बैलेंस आ जाएगा। ये है जनरल तरीका। अब इसका एक शॉर्टकट लगाया जा सकता है। शॉर्टकट क्या है? इस क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दें, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दें, तो ये इंक्रीज वाला एरिया आ जाएगा। अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, अगर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। मसलन अगर इंक्रीज होगा तो अगर ये 30 पर है, ये 10 पर है, तो ये इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। इसके अंदर बैड डेट रिटर्न ऑफ को ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाली इंक्रीज है। बैड डेट रिटर्न ऑफ को ऐड करेंगे तो बैड डेट रिकवरी को लेस कर देंगे। तो ये एक शॉर्टकट हो सकता है बैड एंड डाउटफुल डेट का। चार्ज फॉर द एक्सपेंस का शॉर्टकट हो सकता है, बट आई डू नॉट रिकमेंड कि आप इसको यूज करते रहें करते रहें करते रहें और आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को साइडलाइन कर दें। बेहतरीन तरीका का टी काउंट है। टी काउंट के साथ जनरल एंट्रीज भी हो जाती हैं, जनरल एंट्रीज के साथ जनरल एंट्रीज के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। जी बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आप लोगों की? कोई स्पेसिफिक कोई एमसीक्यू आपको तंग करता हो इसका, उसकी फरमाइश आपने करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। ले जी, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कअप मार्जिन, इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट और उसकी रिवीजन। एक चीज 100 रुपए की आती है, हमने इसके ऊपर देना है डिस्काउंट। हम कहते हैं कि 100 रुपए के ऊपर दे दिया जाए 20% डिस्काउंट। तो मेरे पास इस 100 में से 20 लेस होते हैं और 80 रुपए आ जाते हैं। ये है वैल्यू बिफोर डिस्काउंट या बिफोर डिक्रीज। ये भी है वैल्यू बिफोर डिक्रीज। ये है एक अदद रेट, ये है आफ्टर डिक्रीज। किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करना, तो हम बिफोर डिक्रीज को ले लेते हैं कॉमन, और 1 माइनस एक रेट आ जाता है और आंसर आ जाता है आफ्टर डिक्रीज। अब ये कहां पर यूज होती हैं चीजें? आफ्टर डिक्रीज। अगर मेरी प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो रही है, पहले थी ये
100 और डिक्रीज होने के बाद हो रही है 80, तो हम कह सकते हैं प्रोविजन इज डिक्रीज बाय 20%। या हमें क्वेश्चन दिया हो सकता है कि जनाब जोन सी भी प्रोविजन आएगी ना, ये लास्ट ईयर से 20% कम है। अब 80 मौजूद है, यहां से वापस यहां पर पहुंचना है बीडी पर। अब ये हमारे पास फाइनल होकर आ गया, कैलकुलेशन होकर आ गई कि डेटर का बैलेंस इतना है। साथ में बता दिया गया कि ये आफ्टर डिक्रीज ऑफ 20% है। तो हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिक्रीज कितने से हुआ, ओपनिंग कितने का है। तो हम आराम से चुप करके फार्मूला ये वाला लगा देंगे, बिफोर डिक्रीज और आफ्टर डिक्रीज। आफ्टर डिक्रीज हमारा फार्मूला हो गया, डिक्रीज के बाद बिफोर डिक्रीज इंटू 1 - r, के ये डिक्रीज हो रहा है। हमें चाहिए आफ्टर डिक्रीज, हमारे पास मौजूद है, हमें चाहिए बिफोर डिक्रीज की वैल्यू। 20% से ये लेस हुआ है, तो हम बिफोर के ऊपर पहुंच जाते हैं 80 तकसीम 0.8, विच इज 100। इसी तरह से इंक्रीज की कहानी भी है। आफ्टर इंक्रीज, अगर 200 रुपया है, हमने इसको इसके ऊपर कोई इन्फ्लेट करना है, बढ़ाना है, तो हम 200 रुपए के ऊपर से 30% इंक्रीज दे देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये अब इफ के बाद आफ्टर आ जाएगा और 200 बिफोर है, तो बिफोर को मैं क्या कह दूं, 1 + r = आफ्टर। अब अगर मुझे कहा जाए कि ये जो क्लोजिंग है ये 200 रुपया है, 200 नहीं, ये 260 रुपया है, और ये आफ्टर 30% इंक्रीज है, और मुझसे कहा जाए कि बीडी मालूम कर दो, या मुझसे कहा जाए कि इंक्रीज मालूम कर दो, तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इंटू 1 + r। आफ्टर इंक्रीज मेरे पास 260 है, बिफोर इंक्रीज हमें चाहिए 1+रेट, हम 0.3 लगाएंगे, और 260 को तकसीम 1.3 करके हम 200 रुपए पर पहुंच जाएंगे कि बिफोर इंक्रीज क्या वैल्यू थी, और हम ओपनिंग के ऊपर पहुंच जाएंगे। या स्टडी टेस्ट का 12 नंबर एमसीक्यू, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपको तो जुबानी याद हो गया होगा। तो ये होगी आफ्टर इंक्रीज और आफ्टर डिक्रीज की कहानी। मार्कअप मार्जिन,
अल्लाह अकबर। मार्कअप और मार्जिन की कहानी बच्चों। हमारी कॉस्ट होती है, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता है, सेल प्राइस आती है। अगर 300 रुपया कॉस्ट है और 300 रुपए के ऊपर 20% प्रॉफिट है, तुम्हारे पास 360 रुपए सेल प्राइस आ जाएगी। अब ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट के ऊपर रेट ऑफ प्रॉफिट है, तुम्हारे पास सेल प्राइस है। मार्कअप मींस ऑन कॉस्ट प्रॉफिट। तो सी को हम कॉमन ले लेते हैं, 1 + r बन जाएगा s, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 + रेट। एक और फार्मूला बनेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर। मार्जिन मींस ऑन सेल प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस होता है। सेल प्राइस अगर 400 रुपये है और प्रॉफिट ऑन सेल है, तो इसका मतलब है 400 के ऊपर 20% हुआ। अब हमें कॉस्ट पर रिवर्स बैक वर्किंग करके आना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम को इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। सेल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल में से प्रॉफिट को लेस कर दो, जो सी चीजें हैं एक साइड पर ले जाओ। तो अब यहां से ये सेल है, ये सेल के ऊपर रेट ऑफ प्रॉफिट है, ये सी है। सेल कॉमन में ले लें और ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला बन गया मार्जिन का। इसी तरह से प्रॉफिट इज इक्वल टू एस आर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। 1 2 3 4 5 6 फार्मूलाज बन गए आपके पास। अगर आपको कहे कि आफ्टर इंक्रीज, तो फिर ये आफ्टर इंक्रीज क्लोजिंग बैलेंस है और बिफोर इंक्रीज ओपनिंग बैलेंस है। ले जी, बड़ा मजेदार सा सवाल है ये वाला, इसको परफॉर्म करते हैं। कहता है अब्दुल्ला हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज रिसीवेबल एट एंड ऑफ ईयर 6। कैटेगरी है ए बी सी डी, 4 किस्म की कैटेगरीज हैं। और ये एज एनालिसिस दिए हुए हैं, 15 20 25 60 120। जनरल नाउन से 8 6 5 2। क्या चीज भेजी है जैन? MCQ भेजा है। ये वाला MCQ करवा दूं, ये कह रहे हैं?
ओके, नो टेंशन, ये वाला एमसीक्यू करवा देते हैं, ये रहने देते हैं। आपकी फरमाइश हाजिर खिदमत है जी। मैंने तो कहा था कि जी आप लोग बता दें अपनी फरमाइश, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मसले मसाइल हैं, हम वो रिवीजन करने बैठे हैं, तो फिर मसले मसाइल ज़्यादा डिस्कस कर दिए जाए ना। इसको हम छोड़ते हैं। 12 नंबर, 12A, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, 12 का रेप्लिका, जो मैंने अभी लेकर भी आया हूँ। 12 के 2 3 4 रेप्लिकास। जो आपने भेजा था मुझे, वो ओरिजिनल वाला है। और इसकी रिक्वायरमेंट है, व्हाट अकाउंटिंग एंट्री इज टू बी पास टू रिकॉर्ड द इंक्रीज डिक्रीज ऑफ अलाउंस टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी। एमसीक्यू जी। अ बिजनेस हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ओपनिंग रिसीवेबल 45,000, क्रेडिट सेल 55, कैश सेल 10, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बैड डेट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय कस्टमर, separate ledger. The business maintains allowance for 2% of receivable each year. What accounting entry is to be passed to record the increase decrease of allowance to the statement of comprehensive income? अब हमें सबसे पहले बनाना है इसका डेटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 45 है, बीडी 45,000। क्रेडिट सेल्स, यस, इसकी एंट्री होती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट 55, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश सेल्स, इसकी तो एंट्री होती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, लिहाजा ये तो आनी नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट 35। बैड डेट रिटर्न ऑफ, हमने बैड डेट कर दिया, सफास्ती से मिटा दिया, एंट्री हो जाएगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। हमारी रिक्वायरमेंट है व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज टू बी पास टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अलाउंस। लिहाजा हमें बैड डेट एक्सपेंस की कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ डेटर की एंट्रीज करनी है, डेटर का सीडी निकालना है। डिस्काउंट रिसीव्ड बाय कस्टमर्स, अगर लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड बाय कस्टमर मींस डिस्काउंट अलाउड हमने किया है। तो अब क्या हो जाएगी एंट्री, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट। सेपरेट लेजर का मतलब है अलग से लेजर बनाना है, 3 का। यहां से आपका आ जाएगा कैरिड डाउन 60। इस 60 के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगी, कैरिड डाउन 60 ज़रब 2% ऑफ रिसीवेबल ईच ईयर, 2%। 12, 60,000 है, 60,000 के ऊपर 2%, 1200 पूरा कर देते हैं। 60,000 के ऊपर 2%, 1200। और बीडी हमें दिया हुआ है कितना, बीडी 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 हर साल करता है 2%, तो यहां पर बीडी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ईच ईयर, लास्ट ईयर का बैलेंस था 45, तो 45,000 के ऊपर 2%, 900 बन जाएगा।
अब इससे इंक्रीज जो होनी है वो 300 की एंट्री हो जाएगी। बैड डेट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। अब एक और एमसीक्यू इस जैसा ही। अगर लिखा हो सारी चीज के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड खाली और कुछ नहीं है, तो अब इस डिस्काउंट रिसीव्ड की तो एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। इस सूरत में हमारा सारे का सारा लेजर में ये वाली एंट्री नहीं आएगी और मेरा क्लोजिंग 57,000 के ऊपर आ जाएगा। पैंतालीस डेटर डेबिट, सेल 55 के साथ आ जाएगी। 10 कैश या नहीं आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 35 है, कैश डेबिट 35। सेल्स रिटर्न, अब यहां पे कुछ और आ रहा है, सेल्स रिटर्न परटेन्स टू क्रेडिट सेल्स। अब इसकी एंट्री दिखने में से एमसीक्यू लगता है, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट। बैड डेट रिटर्न ऑफ दो के, डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री यहां पर नहीं आनी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, अगर मुझसे प्रोविजन के बारे में पूछा जाता तो फिर मैं प्रोविजन कर रहा हूं, तो यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने नेट सेल्स पूछा हुआ है, क्या है होगी। तो नेट सेल्स तो आपकी क्या होगी, उसी तरह के एमसीक्यूज के अंदर नेट सेल आपकी क्या होगी, क्रेडिट सेल्स भी आएगी, कैश सेल्स भी आएगी, सेल्स रिटर्न लेस होगा, और डिस्काउंट रसीद तो नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न लेस होगा बस। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट अलाउड। तो सेल्स आपकी 55 भी है, 10 भी है, 65। सेल्स रिटर्न 5 के साथ लेस हो जाएगी, टोटल सेल 60 की आ जाएगी। समझो, अगर डेटर होता तो फिर क्या होना था, फिर बैलेंस कुछ और होना था। दिखने में सेम क्वेश्चन होता है, गौर से पढ़ना होता है कि जी क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। बात क्लियर हो गई जैन? अब जो आपने क्वेश्चन भेजा था वो किधर गया, वो ओरिजिनल वाला 12 नंबर है। वो किधर गया? इसमें डिस्काउंट रसीड वाली कहानी है, इसमें सेल्स रिटर्न भी नहीं आ रही है। चले थोड़े से और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ये वाला सवाल करें, कैन यू डू दिस क्वेश्चन, कैन यू पीपल डू दिस क्वेश्चन। ये वाला मैं इसका आंसर गायब कर देता हूं।
अगर आप लोग मेरे थ्योरी वाले सवाल, मेरी बुक के थ्योरी वाले सवाल और ये वाले एमसीक्यूज कर लें तो इंशाल्लाह आराम से पास हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली असल चीज होती है खेलना, कॉन्सेप्चुअली एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जरा सी चीज चेंज की तो क्वेश्चन का आंसर कहीं से कहीं चला जाता है। चले मैं करवा देता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2017 द अलाउंस फॉर रिसीवेबल ऑफ सिद्रा वाज 35,000। 1 जनवरी 2017 पर अलाउंस 17,000 था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 35,000 2017 पर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 डेट्स टोटलिंग 15,000 वर रिटर्न ऑफ। ओके, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ वुड प्रॉफिट बी अफेक्टेड और सिद्रा ड्यू टू बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। तो बैड एंड डाउटफुल डेट का अकाउंट बनेगा। 15,000 रिटर्न ऑफ हो गए। बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। इट वॉज डिसाइडेड दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 30,000। 30,000 एज एट 31 दिसंबर 2017। ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट रिकवर्ड 20,000। कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट 20। प्रोविजन डिक्रीज हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब यहां से मेरे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बैलेंस कितना बना? 15, 20। इधर नहीं बना, इधर बन रहा है। 20 तो 22, 22 माइनस 15 7। 7 ही बना। 35,000 ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2017 डेट्स टोटलिंग 15,000 वर रिटर्न ऑफ। 15,000 वर रिटर्न ऑफ बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। इट वॉज डिसाइडेड दैट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 30,000 एज एट 30 हो गया। ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट रिकवर्ड 20। कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट 20। ये 5 आना था, क्या हो गया? 5, 20, 5, 25, 25 माइनस 10। अब ये 10 गेन है, प्रॉफिट है, इनकम है। इससे प्रॉफिट क्या होगा? बड़ा होगा। इंक्रीज बाय 10,000। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। तो पूरी वर्किंग करेंगे, फिर कहीं पे बात बनेगी और फिर लॉजिकल सोचेंगे ये कि ये इनकम है, इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है। अच्छा, दो स्टेटमेंट्स आपको वो तंग करती हैं। एक है नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ और एक है वर रिटर्न ऑफ।
एक है डिसाइडेड टू राइट ऑफ, एक है वर रिटर्न ऑफ। Needs to be written off during the year। वर रिटर्न ऑफ। चले मैं खुद ही बता देता हूं। नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, डिसाइडेड टू राइट ऑफ, जनरल एंट्री हैव टू बी पास। जनरल एंट्री करना है, उर्दू में लिख देता हूं। भी करना है। नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, और दूसरा है वर रिटर्न ऑफ। अल्फाज हो, जर्नल एंट्री हो चुकी है। ये फर्क है। बैड डेट वर रिटर्न ऑफ या सम डेटर्स वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, तो आपने अभी एंट्री पास करनी है। अगर लिखा हो वर रिटर्न ऑफ, तो अब इसका मतलब है एंट्री पास हो चुकी हुई है। At 30 September, 12 entities allowance for receivable amounting to rupees 38 and receivable at that date was 76,000. At 30 September 13 receivable totaled 868. It was decided to write off as 500. Decided to write off means अभी करना है। Entity maintains its provision in all years at same rate. What should be the charge in the statement of comprehensive income for the year ended 30 September 13 for the total of bad and doubtful debt? तो ये क्या है, आपको चार्ज मालूम करना है, एक्सपेंस मालूम करना है। बैड डेट एक्सपेंस मालूम करना है। अलाउंस 38 था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बीडी था 38 का। डेटर 760 के थे पिछले साल। 30 सितंबर 13 पर रिसीवेबल 868,500 थे। 868,500 अनएडजस्टेड बैलेंस। बैड डेट अभी होने हैं 28,500। 28,500 होने हैं, और तो कोई चीज नहीं है। नहीं। तो सीडी बन गया आपका 840 का।
8:40 के ऊपर अब रेट भी नहीं है। अब रेट छुपा हुआ है। रेट आपको मालूम करना पड़ेगा। यहां पर रेट अवेलेबल है कि बैलेंस था, प्रोविजन का बैलेंस 38, और 7,60,000 था डेटर का बैलेंस। तो जैसे डेटर का बैलेंस को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो PFDD आ जाता है। और अगर रेट मिसिंग हो, रेट मालूम करना हो, तो PFDD के ऊपर से डिवाइड डेटर का बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस, ये रेट आप मालूम करेंगे 5%। 5% मालूम करने के बाद फिर बनाएंगे CD। CD बनेगा आपका 8:40 का 5%। अठू पांजा 40 ते पंजू चौका 20, 2 42, 38, 4 की इंक्रीज आएगी। बैड डेट प्रोविजन इस तरीके से आ जाएगा। और एक्चुअल में बैड डेट कितने हो गए? 28,500। 28.5 बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई बैड डेट रिकवरी तो नहीं हुई? नहीं हुई। 32.5 यानी 32,500 का आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से आपको गौर से पढ़ना है। नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ हो, डिसाइडेड टू राइट ऑफ हो, इसका मतलब है जर्नल एंट्री अभी पास होना है। अगर इसी क्वेश्चन में लिख देता कि 28,500 का बैलेंस राइट ऑफ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर कुछ भी नहीं करना था, फिर एज इट इज जाने देना था। जी बेटा, बात क्लियर हुई? आपको मजीद कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? कॉन्ट्रा एंट्री में? ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं 2/15 n/45 या इस तरीके के, 1/10 n/30। ठीक है। तो ये बताएं कॉन्ट्रा एंट्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है?
कॉन्ट्रैक्ट को तो कर दूं थोड़ी देर पहले, वैसे तो किया था, बहरहाल दोबारा कर देता हूँ, मजीद कर देता हूँ, एमसीक्यूज भी ले जाता हूँ कहते हैं तो। और ये भी किया था मैंने आपको। आपस में ये जो समझाया था आपको, ये क्या था? कॉन्ट्रा एंट्री तो थी, क्रेडिटर डेबिट और डेटर क्रेडिट, यही एंट्री होनी है, स्मॉलर वाली अमाउंट से होनी है। आपस में नॉक ऑफ हो जाना एक ही बैलेंस का, एक ही बंदे का, जब वो रिसीवेबल भी हो और पेबल भी हो। ये बताएं, आपने थ्योरी पढ़ी है चैप्टर की? ये है जी कॉन्ट्रा एंट्री। थ्योरी पढ़ी है आपने? तब पढ़ी थी जब चैप्टर पढ़ा था, तो अब पेपर सर पे अभी तक कुछ भी नहीं दोबारा से रिवाइज किया। मेरी बुक पकड़े और फिर पढ़े, आपको पता चलेगा कि ये थ्योरी को पढ़ते कैसे हैं। हर चैप्टर की मेरी थे, मैंने क्या किया हुआ है, आई कैप की बुक की ही थ्योरी है, उसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट तो खैर कम ही किया हुआ है, अंडरलाइन, बोल्ड, कैपिटल, ये काम किया हुआ है। फिर उसी के नीचे उसके एमसीक्यूज बना दिए हुए हैं, वहीं से पढ़ रहे हैं। तो वो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिलेंगे, उस थ्योरी से रिलेटेड। बच्चे वैसे पढ़ते थे तो उनको नहीं पता चलता था। तो बुक से, मेरी बुक से पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के बिल्कुल नीचे उसके एमसीक्यूज मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह थ्योरी वाले जितनी चीजें हैं आई कैप में इंशाल्लाह डोलते नहीं है, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आराम से बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स आराम से पास हुए हैं, बहुत सुकून से। अच्छा जी। कॉन्सेप्ट वाइज तो यही चीजें हैं, और मैं तो करवाता जाऊंगा, करवाता जाऊंगा, करवाता जाऊंगा। असल तो चीज़ है आपकी तरफ से करना। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, इससे ज़्यादा अब इस चैप्टर के ऊपर टाइम देना रिवीजन में सबसे आसान चैप्टर्स में से है, और ज़्यादा टाइम दे दिया आज। अच्छा जी। कल क्लास के चांसेस कोई ख़ास नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जी कल वंस अगेन ऑफिशियल मीटिंग है हमारी, और एट नाइट है, आफ्टर क्लासेस जो सारा कुछ होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस का टास्क दे दूं, आप खुद करेंगे और सेंड करेंगे बेटा। अ, जो स्टडी टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, उनके फौरन बाद एडिशनल एमसीक्यूज बने हुए हैं, एक वो और एक थ्योरी के बाद एमसीक्यूज बने हुए हैं। अगर आपने आई कैप के कर लिए हुए हैं तो फिर वो ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला सवाल है, देखने में सेम लग रहा है ना, यही हालत होती है। ये वाला सेम क्वेश्चन लग रहा है देखने में आपको, हालांकि
क्वेश्चन डिफरेंट है। यही हालत होती है उन स्टूडेंट्स की जो क्या करते हैं, असाइनमेंट पे तकिया रखते हैं। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। है तो सेम ही। अच्छा, चलें एक और क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। हालांकि क्वेश्चन में फर्क था। हैड बीन ब्रॉट और ब्रॉट डाउन का डिफरेंस है। नहीं, वो तो कोई खास फर्क नहीं है। डिफरेंस इसका है। लो जी, आज एंड ही करते हैं। इस इस फाइल को भी देख लीजिएगा। मैं ये वाली फाइल भी भेज देता हूँ। ये देखें जी। क्या ये देखने में दोनों सवाल सेम लग रहे हैं आपको? दिखने में ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। यही हालत होती है स्टूडेंट्स की जो लगा के जाते हैं रट्टे समटाइम असाइनमेंट्स पे, और फिर क्या होता है आगे ऑप्शन भी वही नजर आती हैं और फिर कहते हैं यस, ओ जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। अब जरा देखिएगा। क्लोजिंग बैलेंस इज decreased बाय, क्लोजिंग बैलेंस इज इंक्रीज्ड बाय। इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय मीन जर्नल एंट्री चीज। ये फर्क है क्वेश्चन के अंदर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 1160 है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 90 है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीडेड, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ मींस अभी एंट्री पास होना है। क्लोजिंग बैलेंस इज इंक्रीज्ड बाय 70। ओपनिंग अलाउंस 70 था, 90 था। अब 90 से इंक्रीज 70 की आई, क्लोजिंग 160 हो गया। व्हाट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वुड बी? अब 160 है आंसर, सी ऑप्शन। अच्छा,
क्लोजिंग अलाउंसेस डिक्रीज्ड बाय 70,000। ओपनिंग 90 था, डिक्रीज बाय 90 से 70 कम हुआ, तो क्लोजिंग कितने पे आया? 20 पर। ऑप्शन डी है। गौर से पढ़ना है। अब यही वाली चीज अगले अंदाज में लिखी जा सकती है, इंक्रीज्ड टू। अब इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज्ड बाय का फर्क पता होना चाहिए। डिक्रीज्ड टू, डिक्रीज्ड टू का मतलब है 90 से 70 पर गिराया। अब क्लोजिंग अलाउंस 70 आएगा, इंक्रीज्ड टू एक 70, अब एक 70 आंसर आएगा, इंक्रीज्ड टू। अब यहीं से ही चार एमसीक्यू और बनाए जा सकते हैं। इससे, इसी एमसीक्यू से नेट डेटर्स का एमसीक्यू बनाया जा सकता है। इसी से ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखा जाएगा वो बनाया जा सकता है। इसी से ही इंक्रीज डिक्रीज की जर्नल एंट्री बनाई जा सकती है, जैसे कि ये है, बैड डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, 80 से। हाँ हाँ, क्वेश्चंस करें, आपको लगेगा पता फिर, और सही तरह से गौर से करने हैं। ठीक है, अभी दिन है, इंशाल्लाह कल, इंशाल्लाह कल उम्मीद है क्लास नहीं हो पाएगी। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह होगी रात के वक्त। इतवार वाले दिन भी हम इंशाल्लाह करेंगे, और इतवार वाले दिन इंशाल्लाह फाइनल काउंट का कोई ना कोई काम करेंगे, और जरा लेंथी काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर, बाकी कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।